NIOS बोर्ड में आप चाहे पढ़ाई जितनी भी कर लो, आपके आंसर लिखने का तरीका जैसा NIOS बोर्ड के टीचर चाहते हैं, मैं तो हमेशा ट्राई करता था मिक्स ऑफ पॉइंट्स और पैराग्राफ, सेम वैसा ही होना चाहिए, अदरवाइज आपको फेल कर दिया जाता है। या आप जितने मार्क्स लाना चाहते हो 70 to 80%, आपके मार्क्स इतने नहीं आ पाते। आज मैं आपको बताऊंगा आंसर लिखने का सही तरीका क्या है। चाहे आप क्लास 10 या 12th में हो, चाहे आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हो, आपकी स्पीड बहुत कम है, आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, आप कैसे लिखोगे? आंसर लिखते लिखते चीजों को भूल जाते हो, उस टाइम आपको कैसे याद आएगा और कैसे आप आंसर लिखोगे जिसका आंसर आपको आता ही नहीं। Examiner is able to understand what is written. Always underline keywords and phrases. आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगा, फ्लो चार्ट या कहीं इंडिया का मैप, ऐसे भी आप घर से प्रैक्टिस करो। क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई सारे NIOS बोर्ड के टीचर से बात करी, ऑफिसर से बात करी एंड स्टूडेंट से भी बात करी जो ऑलरेडी NIOS बोर्ड से पास हो चुके हैं। इन सब से बात करने के बाद कई सारे सीक्रेट टिप्स आज मुझे पता चले हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके बहुत काम की है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को यही लगता होगा जो आप आंसर लिख कर आते हो, आप सभी के आंसर टीचर्स एक एक लाइन पढ़ते हैं तब जाके आपको मार्क्स देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं उत्तर पुस्तिका केवल पहला प्रश्न चेक करता हूँ और मैं पहला आंसर ठीक से चेक करता था और मुझे उससे पता लग जाता था कि बच्चा कितने पानी में है। आंसर लिखने के भी टेक्निक्स होते हैं। आप भी घुमा फिरा के उत्तर लिख के आ जाओ, एवरेज लिख दो लेकिन घुमा फिरा, उसमें थोड़ा सा डायग्राम, थोड़ा सा सुंदरता, काला पेन, नीला पेन, अच्छे से करना। और यही टेक्निक्स आज मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आपके मार्क्स को बढ़ा देगा। देखो, आपको एक चीज पता है, आप चाहे पढ़ाई पूरी साल कर लो, आपको सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं एग्जाम में अपना आंसर लिखने के लिए। ऐसे एक स्टूडेंट था जिससे मेरी बात हुई, जिसका नाम था मोहित और एक का नाम था रोहित। जो ये मोहित था, ये पूरे साल बहुत मेहनत से पढ़ता था, 8-8 घंटे 6-6 घंटे पूरे साल पढ़ता था, ये एक दिन भी नहीं छोड़ता था। लेकिन जो रोहित था, ये सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पढ़ता था। एग्जाम के 1 हफ्ते पहले इसने बुक उठाई, समरी पढ़ डाली, कॉन्सेप्ट समझ डाला, बस एग्जाम देने चला गया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मोहित शॉक्ड हो गया, क्योंकि मोहित के कंपैरिजन में रोहित के मार्क्स ज्यादा आ गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रोहित ने बेशक कम पढ़ा, लेकिन आंसर इस तरीके से लिख दिया कि टीचर्स को यही लगा कि रोहित ने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, रोहित के पास नॉलेज है, और यही चीजें मोहित नहीं दिखा पाया। इसलिए आंसर राइटिंग्स के कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। ऑफिसर्स टीचर से बात करने के बाद जो मुझे पता चली है, मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, एक भी पॉइंट प्लीज स्किप मत करना। NIOS बोर्ड का एग्जाम देने से पहले आपको NIOS बोर्ड का क्वेश्चन पेपर का नेचर समझना होगा। NIOS बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस में MCQ टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, और MCQ में 4 ऑप्शन दिया जाता है, उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना होता है। एंड इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द सेंटेंस, ट्रू एंड फॉल्स, रीड द पैसेज, पैसेज को पढ़ो और जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर दो, एंड मैचअप्स यानी कि मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपको आंसर इस तरीके से नहीं लिखना होता, डिफाइन नहीं करना होता, ना ही आपको एक्सप्लेनेशन देनी होती है। इनका आंसर देना बिल्कुल ईजी होता है। लेकिन जो पार्ट बी या सेक्शन बी के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, इफेक्ट्स वगैरह, रीजंस, कॉन्सिक्वेंसेस, आउटकम्स, ये सब कुछ आपको बताना होता है प्रॉपर वे में, इस तरीके से लिखकर। आंसर राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो यहीं पे इंप्लीमेंट करना है आपको। अब मैं आपको बताता हूँ कि पार्ट ए और पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको उनको आंसर कैसे देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की, दैट मीन्स जिसको सेक्शन ए कहा जाता है, जिसमें सारे क्वेश्चंस इस टाइप के आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कैसे देना है, आपको ये गलती से भी नहीं करना जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे अपना एग्जाम देने के लिए, आप NIOS बोर्ड का आई कार्ड लेकर जाते हो, हॉल टिकट लेकर जाते हो और आप सीट पे बैठ जाते हो। आपको इस टाइप का एक आंसर सीट दिया जाता है, जो कि दिखने में कुछ इस टाइप का होता है। ये आंसर सीट आपको सिर्फ 1 टाइम दी जाएगी और इसमें टोटल 32 पेजेस होंगे। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं दी जाएगी। NIOS बोर्ड के गाइडलाइंस के अंदर ये कह दिया गया है, इसलिए सीट भी कम है, टाइम भी कम है, और आपको अब स्मार्ट वर्क करना होगा। इसलिए जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर आपको कैसे लिखना है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने रीड किया, और रीड करने के बाद 4 ऑप्शन आपने पढ़ा और आपको लगा कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है, तो आपको उसका आंसर कैसे देना होगा। सबसे पहले ऊपर सेक्शन ए लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 डालना है और आंसर 1 डालकर आपको सिर्फ सी लिख देना है। आपको सी लिखने के बाद नेशन स्टेट पूरा नहीं लिखना, क्योंकि एक तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और करेक्ट ऑप्शन लिख देने से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप उसके आगे का पूरा सेंटेंस भी लिखो। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है। एंड अगर कोई ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना होगा, सही या गलत में आपको आंसर देना होगा। एंड अगर कोई मैचअप वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, तो आपको इसका आंसर देना है। जैसे फर्स्ट किस में मैच होगा, बी सी डी, जिसमें भी मैच होगा, आपको सिंपल फर्स्ट बी में, सेकंड डी में और थर्ड सी में और फोर्थ ई में
आपको सिंपल इस तरीके से लिख देना है। आपको कुछ सेकंड लगेंगे इसको लिखने में, लेकिन अगर आप सेकंड में जो सेंटेंस दिए गए आप वो भी लिखोगे, फिर बी में जो दिया गया है वो भी लिखोगे, सब कुछ लिखने बैठ गए तो 10 मिनट आप सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में लगा दोगे। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपको आंसर इस तरीके से देना है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है तो जो ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल वो ऑप्शन लिख देना है। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर देना है। मैं देखता हूँ कई सारे स्टूडेंट्स हमारे सेंटर पे आते जो ये गलती कर रहे होते कि ये सारे ऑप्शन लिख रहे होते हैं, उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन है फिर वो ये लिख देते हैं। भाई इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? क्वेश्चन लिखने का मार्क्स थोड़ी मिलते हैं, मार्क्स तो आपको सिर्फ आंसर लिखने का ही मिलता है ना। तो आपको ये गलती नहीं करना, करेक्ट ऑप्शन जो है उसको सिंपल यहाँ पे लिख देना है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं आपके सेक्शन ए में, उन सभी का आंसर आपको इस तरीके से देना है। लेकिन अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन की, जिसमें आपको आंसर प्रॉपर वे में लिखना होगा। पॉइंट्स में आंसर देना है, पैराग्राफ में देना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन वाले, एक्सप्लेनेशन वाले, कोजेस वाले, इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर कैसे देना है। तो मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताता हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है। और ये सारे पॉइंट मैंने पहले ऑफिसर से डिस्कस किए जो आपका आंसर शीट चेक करते हैं, उन टीचर से बात करिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर एन स्पोर्ट के स्टूडेंट्स इन बातों का ध्यान रखते हैं तो उनको इसका फायदा एग्जाम में जरूर होगा, और जब उनके मार्क्स आएंगे वो खुद शॉक्ड हो जाएंगे। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला आपको मोस्टली राइट आंसर इन पॉइंट्स, आपको आंसर को पॉइंट्स में लिखना है। अब कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि आंसर को वो इस तरीके से पैराग्राफ में लिख देते हैं। इस तरीके से पैराग्राफ में लिखने से टीचर्स आपका जब आंसर शीट चेक करता है तो वो बोर हो जाता है, उसको लगता है क्या इसने लिख दिया है, चीजें समझ में नहीं आ रही, आप कहना क्या चाहते हो कॉन्सेप्ट टीचर का क्लियर नहीं हो रहा, तो आपको मार्क्स कैसे देगा वो। पैराग्राफ की जगह आपको इस तरीके से पॉइंट्स में लिखना है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इस तरीके से पॉइंट्स बना दीजिए। अगर आपको आंसर बहुत अच्छे तरीके से आता है तो आपको क्या करना है, हेडिंग्स वाले पॉइंट्स बनाना है। जैसे मान लो आपने लिखा फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हेडिंग बनाइए, फिर इसको आपको सिंपल एक्सप्लेन कर देना है। फिर आपने सेकंड पॉइंट लिखा, ये देखिए एक हेडिंग है, यहाँ पे डैश दीजिए, फिर इसको आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड पॉइंट, हेडिंग दीजिए, फिर इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इस तरीके से आपको हेडिंग्स वाले पॉइंट्स बनाना है। अब आप कहोगे कि हेडिंग्स हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से निकालें लिखने के लिए हेडिंग्स। देखिए क्वेश्चन पेपर को आप देखिए। सबसे पहले डिस्कस द रोल ऑफ रामकृष्ण मिशन इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन में से ही पॉइंट उठाना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे आपके पास सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आप सभी सब्जेक्ट में ऐसा कर सकते हो। तो इसमें से आप फर्स्ट पॉइंट ले सकते हो रामकृष्ण मिशन, क्योंकि जिस चीज की बात हो रही है पहले उस चीज को डिफाइन करो। पहले ब्रीफ में छोटा सा 2-4 लाइन में इंट्रोडक्शन दे दो, इसके बाद आपको रामकृष्ण मिशन के बारे में लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा रामकृष्ण मिशन निकलेगी। एंड सेकंड किस चीज की बात की गई है, आपसे रोल पूछा गया है तो आपको बताना रोल ऑफ रामकृष्ण, सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, थर्ड पॉइंट तो यहीं से निकल कर आ गया। 3 पॉइंट्स आपके ऐसे ही निकल गए, जिनका आप हेडिंग्स बनाओगे इसके अंदर आप एक्सप्लेन करोगे। क्योंकि एग्जाम्स के अंदर टीचर्स क्या करते हैं, ये जो हेडिंग है सिर्फ फर्स्ट हेडिंग सही है, सेकंड हेडिंग सही है, थर्ड हेडिंग सही है, यही देखकर आपको सिंपल मार्क्स दे देते हैं। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो हेडिंग्स वाले अगर पॉइंट्स बनाते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपसे हेडिंग नहीं बन पा रहा है, कोई क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा आ गया है, पॉइंट्स बन ही नहीं पा रहा, तो जरूरी नहीं है हेडिंग वाले पॉइंट्स बनाओ। आप बिना हेडिंग्स वाले पॉइंट्स आप इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट डालकर सिंपल जो आप कहना चाहते हो उसको लिख दीजिए, सेकंड पॉइंट्स पे लिख दीजिए। और ऐसा आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में करना है, जैसे सोशल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी। एंड पीसीएम के अंदर भी डिवाइस वाले क्वेश्चंस आते हैं, मास कम्युनिकेशन, टूरिज्म, साइकोलॉजी, पेंटिंग, डेटा एंट्री, जो भी थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट्स है उनका आंसर हमेशा पॉइंट्स में देना है। अगर आपको आंसर आता ही नहीं तो क्या करना होगा, अगर आपको आंसर नहीं आता तो आपको पॉइंट्स में आंसर नहीं देना, क्योंकि टीचर्स पॉइंट्स के आंसर को अच्छे से पढ़ लेते हैं। हम चाहते हैं टीचर्स हमारे आंसर को पढ़े भी ना, बस ऊपर ऊपर से देखकर हमें मार्क्स दे दे। इसीलिए जब आंसर ना आए तो हमेशा पैराग्राफ में आंसर देना है। आंसर आता है तो पॉइंट्स में लिखिए, अगर आंसर नहीं आता तो आप इस तरीके से पैराग्राफ के अंदर आंसर दीजिए। आपको मार्क्स मिल जाएंगे, थोड़े कम मिलेंगे बट एटलीस्ट पास तो आप हो ही जाओगे। कुछ ना करके आने से अच्छा है कुछ कर कर आता ना। अब बात करते हैं हम लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, इंग्लिश। इन सब्जेक्ट के अंदर पॉइंट्स में आंसर नहीं देना होता। अगर हिंदी आपके पास है, इंग्लिश आपके पास है, तो आंसर आपको इस तरीके से पैराग्राफ में देना होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड इसके बाद जो न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह, तो इसमें क्या करना है, आपको आंसर को स्टेप बाय स्टेप देना है। जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप में क्या करना है, और एंड में आपको जो सोल्यूशन लिखना है आपको इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देना, ताकि एंड में टीचर्स आपका सिर्फ सॉल्यूशन देखे और मार्क्स दे दे। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना कि क्या आंसर आपका पढ़े। वो एक दिन में एक टीचर्स को मिनिमम 100 कॉपी चेक करनी होती है, और ऐसे में सिर्फ आप ही के आंसर सेट को चेक करने लग गए वो तो सारे तो छूट जाएंगे। ऊपर से प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। इसलिए न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिखिए, एंड में सोल्यूशन को हाईलाइट कर दीजिए। बाकी स्टेप मार्किंग होती है ऑल सब्जेक्ट्स के अंदर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना।
अगर आप थोड़ा सा भी लिख देते हो तो आपको इतने मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ तक लिखते हो तो आपको इसके इतने मार्क्स मिल जाते हैं, यहाँ तक के इतने मार्क्स मिल जाते हैं, यहाँ तक के इतने मार्क्स मिल जाते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमें अपने लैंग्वेज में आंसर आता है, तो क्या हम अपने लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं? तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। कई सारे टीचर्स ने बताया जो आंसर शीट को चेक करते हैं, बुक्स लैंग्वेज में आंसर लिखने से टीचर्स को ये लगता है कि बच्चे ने रट्टा मार कर आया है। ऐसे में आपके टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं। अगर आपने अपनी लैंग्वेज में आंसर को लिखा है, टीचर्स को लगता है बच्चे ने मेहनत करी है और आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो अपने आंसर शीट में, आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। इसलिए क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना, ग्रेस मार्किंग या स्टेप मार्किंग मिलती है। क्वेश्चंस को अगर आप अटेंड भी करके आते हो तो आपको मार्क्स जरूर दिया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है? वेटेज इज इंपॉर्टेंट। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मान लो 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क के क्वेश्चन में या तो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाएगा, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो आप, जैसे अभी आपको मैंने बताया ऑप्शन सी है तो सी लिख दो, बस हो गया। एंड अगर कोई फिल द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है तो उसको फिल कर दीजिए, या आपसे कहा जाता है 1 वर्ड में आंसर दीजिए, तो आपको उसका आंसर 1 वर्ड में ही देना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है नेशनलिज्म, तो सिंपल 1 वर्ड में इसका आंसर हो गया। लेकिन आपसे उसमें 1 वर्ड ये सब नहीं कहा गया, लेकिन क्वेश्चन 1 मार्क का है तो आपको 1 लाइन में उसका आंसर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख कर बताया। ये देखिए इस तरीके से 1 लाइन में आंसर देना होता है। जैसे कई बार स्टूडेंट्स हमारे सेंटर पे आते हैं, फिर वो कहते हैं कि सर मैं क्या करूँ, मैं फेल हो गया, मैं खूब सारा लिख कर आया था, सीटें पूरी भर भर कर आ गया था, इसके बाद भी फेल हो गया। मैंने कहा भाई क्या भर कर आ गया था? सीटें भर कर आने से नहीं होता ना। उसने कहा था कि सर मैं 1 नंबर में भी फुल दबा कर भर कर आया था। आप बताइए जरा, वो 1 मार्क का क्वेश्चन है और आप इतना सारा लिख कर आ जाओगे, आपका चाहे आंसर ठीक भी हो टीचर काट देगा, मार्क्स नहीं देगा। जितना पूछा गया है उतना आंसर दीजिए, ज़्यादा लिखने का मार्क्स नहीं मिलते। आप अपने आंसर को कितने कम वर्ड्स में बता देते हो, इसी के मार्क्स आपको मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एंड अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है? ऑलवेज राइट 3 पॉइंट्स। अगर उसमें से 1 पॉइंट गलत भी हो गया तो आपने 3 पॉइंट लिखा हुआ है, कम से कम 2 पॉइंट तो ठीक होंगे भाई। इसलिए हमेशा आंसर पॉइंट में दो और 1 एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर चलो। अगर क्वेश्चन 2 नंबर का 3 पॉइंट लिखो, 4 का है तो 5 पॉइंट लिखो। और पॉइंट्स में आंसर भी आपको कैसे देना है, देखिए इस तरह के हेडिंग्स वाले पॉइंट्स बना दो। 1 हेडिंग बनाओ, एक्सप्लेन कर दो, 2 हेडिंग बनाओ, एक्सप्लेन कर दो। एंड आपका आंसर 3 से 4 लाइन से ज्यादा ना हो, इसका ध्यान रखना है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। लेकिन जो 3 एंड 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको थोड़ा क्रिएटिविटी दिखानी होगी। जैसे आपको थोड़ा डायग्राम या फ्लो चार्ट्स का यूज करते हो आपको अपना आंसर देना होगा। जैसे मान लो आपने पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दिया, इसके बाद जो आपका मेन पॉइंट है आंसर का, आपको इस तरीके से उसको लिखना है और जो आप उसके बारे में बताना चाहते हो उसको इस तरीके से एक बॉक्स में बनाकर लिख दीजिए। पैराग्राफ लिखने से अच्छा है आप इस तरीके से बॉक्स में बनाकर लिख दीजिए, टीचर इनको रीड कर लेगा, अच्छा आप ये कहना चाहते हो, और यहीं पे आपको मार्क्स दे देगा। पैराग्राफ लिखने से आपको बचना चाहिए, आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट्स का यूज करना है, क्योंकि टीचर्स पैराग्राफ रीड नहीं करते। मार्क्स कम आने का रीजन एक ये भी होता है। एंड 3 एंड 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा 5 पॉइंट्स लिखना है, ये ध्यान रखना है। अगर न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस का आप आंसर दे रहे हो तो फॉर्मूला भी मेंशन कर दो कि मैंने इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। आपको फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स मिल जाते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको मेंशन करना है जो आपके आंसर को और लोगों के आंसर से अलग करता है। यही आपके आंसर शीट को इफेक्टिव बनाती है, जो टीचर्स को इंप्रेस कर देती है, और यही आपको मार्क्स दिलाने में आपकी हेल्प करती है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से फ्लो चार्ट या डायग्राम्स का आप यूज कर सकते हो इन सब्जेक्ट्स के अंदर, जिन सब्जेक्ट्स का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, तो इनके अंदर आप इन चीज का यूज कर सकते हो। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 6 पॉइंट्स में आंसर देना है, और एग्जाम्पल्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इनका तो भर भर के यूज करना है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो आपको लिखना भी कम पड़ेगा, और जो आप कहना चाहते हो टीचर्स को आंसर में, टीचर्स को वो समझ भी आ जाएगा। और टीचर को ये चीज समझ में आ गया ना, मैं कसम से कहता हूँ टीचर आपके एक भी मार्क्स नहीं काटेगा, फुल टू फुल मार्क्स। क्यों? क्योंकि टीचर्स को आपका आंसर समझ में आ चुका है। सबसे बड़ा काम यही होता है, अपने आंसर को टीचर को समझाना। मान लो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल आपके पास सब्जेक्ट है, सोशल साइंस वाला, तो उसके अंदर आपने मैप ड्रॉ कर दिया और आपने उसके बारे में बता दिया कि यहाँ पे ये, यहाँ पे ये है, और इसको सिंपल आपने डिफाइन कर दिया। टीचर्स को समझने में आसानी हो जाएगी। एंड इसके बाद आपको पॉइंट्स में आंसर देना है और एग्जांपल्स देना है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री में क्या होता है, जो एनएस बोर्ड के बुक्स के पीछे एग्जांपल्स दिए गए, ये एग्जांपल्स को उठाकर आपको क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो इन एग्जांपल्स को आपको सॉल्व करना होगा, और जिस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो उसके अंदर एग्जांपल्स का यूज कीजिए, की पॉइंट्स का यूज कीजिए, और एंड में इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन बताइए, क्या सही है क्या गलत है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए, क्रिटिसिज्म उसकी आलोचना कीजिए, और सबसे एंड में कंक्लूजन दीजिए। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है और कंक्लूजन पे खत्म करना है आपको अपना आंसर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए कई सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से आंसर लिखते हैं, तो प्रॉपर वे में आंसर लिखा हुआ है। ये एक फ्लो चार्ट हो गया, फिर इन्होंने आंसर लिखा है, ये देखिए डायग्राम जहाँ पे भी लगता हो उसका यूज कर लीजिए। इससे क्या होता है कि टीचर्स को लगता है कि स्टूडेंट्स ने अपने आंसर को और स्टूडेंट्स के आंसर से थोड़ा अलग बनाने की कोशिश करी है, और यही क्रिएटिविटी है जो आपको ज्यादा मार्क्स दिलवा देती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड चार्ट मेथड, कई बार क्वेश्चन का आंसर बहुत लॉन्ग होता है, तो आपको लगता है कि यार इतना लॉन्ग आंसर कैसे लिखूं, आप सिर्फ भरे जा रहे हो। अगर टीचर ने पढ़ लिया
तो क्या उसको समझ में भी आएगा? तो आपको एक काम करना है, इस चार्ट मेथड को यूज करना है। इंट्रोडक्शन लिखिए, इसके बाद इस तरीके से फ्लो चार्ट बना दीजिए। एक लाइन लो, फिर ड्रॉ कर दो। भाई ये मैं पैराग्राफ में कहना चाह रहा था, अब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया है। इस तरीके से फ्लो चार्ट बना दीजिए। इसके फायदे क्या है? आपको पैराग्राफ भी नहीं लिखना होगा, जिसको लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और इसको लिखने में आपको टाइम कम लगेगा। कम टाइम में आपका आंसर काफी इफेक्टिव हो जाएगा। चार्ट मेथड का यूज करना। तो ये हो गया हमारे आंसर प्रेजेंटेशन का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस ऑफ आंसर राइटिंग। जिस दिन आप अपने एग्जाम देने जाओगे, आंसर शीट आपको मिलेगी, कुछ सीक्रेट टिप्स बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाता है, जिसमें आप OMR सीट को फिल कर लेते हो। क्वेश्चन पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनके एक बार रीड कर लेते हो, और अपने माइंड को रेडी कर लेते हो कि अच्छा ये क्वेश्चन आया, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैं उस जगह पढ़कर आया था, इसका आंसर ये होने वाला है। आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव हो जाता है जैसे क्वेश्चन को देखता है। तो इन 15 मिनट्स को आपको यूज करना है ये पता करने के लिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आता है। और क्वेश्चन पेपर के एंड में या जो आपको आंसर शीट मिली है उसके एंड में आप सिंपल इस तरीके से रफ लिख दीजिए, और वहां पे आप जो भी चीज लिखोगे, टीचर्स मना नहीं करेंगे लिखने के लिए, आप रफ वर्क के अंदर उन पॉइंट्स को की पॉइंट्स में लिख लीजिए, तो आप बाद में भूलो ना, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ते टाइम कई चीजें हमें याद आ जाती है। तो उन पॉइंट्स को की पॉइंट्स बनाकर लिख लीजिए। जब आप आंसर आगे लिखोगे तो उन पॉइंट्स को देखना, अच्छा फर्स्ट पॉइंट में मैंने ये लिखा था, उसको एक्सप्लेन कर देना, सेकंड पॉइंट में मैंने ये लिखा था, फिर उसको एक्सप्लेन कर देना। तो इस तरीके से रफ वर्क के अंदर ये सारी चीजें लिख लेना। आंसर लिखने की पूरी स्ट्रेटजी आपकी 15 मिनट्स में बन जानी चाहिए। एंड इसके बाद आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्या करना होगा। सबसे पहले स्टेप में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सबसे पहले सेक्शन ए या सेक्शन बी करना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को आप कहीं से भी उठा के नहीं ले सकते। ऐसा नहीं क्वेश्चन नंबर 30 आप पहले कर रहे हो, फिर क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हो, फिर क्वेश्चन नंबर 44 कर रहे हो। ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन को आपको हमेशा सीक्वेंस में देना है। जैसे अगर आप सेक्शन ए पहले कर रहे हो तो सेक्शन ए के क्वेश्चन आप कहीं से भी उठा के लिख सकते हो। अगर आप सेक्शन बी पहले कर रहे हो तो सेक्शन बी के क्वेश्चन आप कहीं से उठा के ले सकते हो। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने एक क्वेश्चन सेक्शन ए से कर लिया, फिर आपने एक क्वेश्चन सेक्शन बी से कर लिया। मार्क्स टीचर काट लेंगे, क्योंकि जितना हो सके आपके आंसर शीट को चेक करते टाइम टीचर्स को आसानी हो, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर उसको उलझन होगी, बेचैनी होगी, बच्चे ने क्या कर दिया, दिमाग खराब हो रहा है, मार्क्स काट लेगा। क्या जाता है उसका पेन चलाने में, आपको फेल कर देगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आप सेक्शन ए पहले कर रहे हो तो सेक्शन ए ऊपर डाल दीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ना अभी 5th क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप 5th को स्किप करके 6th कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन जो आपने छोड़ा है फिर आप इसको एंड में कर लेना, बीच में कहीं मत घुसा देना, क्योंकि टीचर्स को आंसर शीट चेक करने में दिक्कत होती है। एंड अगर आप सेक्शन बी पहले कर रहे हो तो इसमें भी आपको यही चीजें करना है। एंड मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको सबसे पहले सेक्शन बी करना चाहिए, क्योंकि सेक्शन ए टाइम कंज्यूमिंग है। आपको एमसीक्यू पहले पढ़ना होगा, आता है नहीं आता है, गैस करना पड़ेगा, तुक्का लगाना पड़ेगा। तो ये चीज आप एंड के लिए छोड़ दो, कहीं सेक्शन बी आपसे ना छूट जाए। इसमें आंसर आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है प्रॉपर वे में, तो सेक्शन बी पहले कीजिए। एंड अगर आपको सेक्शन बी के क्वेश्चन स्टार्टिंग के नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, आप सेक्शन ए पहले कीजिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के 2 से 3 पेज के अंदर आपको आंसर ऐसा लिखना है जो आपको आंसर बहुत अच्छे तरीके से आता है, आंसर इंप्रेसिव हो। जब टीचर्स आपके स्टार्टिंग का आंसर पढ़े तो आपको वो जज कर ले कि ये बच्चा थोड़ा पढ़ाकू लग रहा है, बच्चे ने पढ़कर आया है, आंसर वो स्टार्टिंग में सही लिख रहा है, आगे के भी क्वेश्चन का आंसर ठीक ही होंगे। यही मानकर वो आगे के आंसर चेक करे और आपको एटलीस्ट मार्क्स देके पास करते। और अगर आप जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो, जितने मार्क्स आप डिजर्व करते हो 75 या 75% से प्लस, आपको मार्क्स वो जरूर दे दे। बस मैं यही चाहता हूँ। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बना के आंसर देना होगा। एंड जो सेकंड स्टेप है हमारा वो क्या है, जैसे ही एक बार आपने क्वेश्चन पेपर देखा, आपको लगा कि जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, इसको टिक कर लीजिए। फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन को रीड किया, फटाफट आंसर देने लग गए, जो मनवाया लिख दिया, ऐसा नहीं करना। आपको क्वेश्चन को रीड करना है, इसके बाद जो आपकी रिकॉल मेमोरी है इसको यूज करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो 20 से 30 सेकंड लीजिए उस चीज को याद करने में। पहले सोचो कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, इस चैप्टर में कौन से टॉपिक से आया है, इसके बाद ही आपको आंसर लिखना है। जैसे ही आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है, इस टॉपिक से आया है, क्वेश्चन को रीड कर उसके बाद आपको सिंपल इस तरीके से आंसर को लिखना है। ये चीजें आपकी बहुत हेल्प करने वाली है आपके एग्जामिनेशन में। एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये चीजें करना बिल्कुल मत भूलना। मैंने आपको कहा था ना कि 99% स्टूडेंट्स को ये लगता है कि टीचर्स आपका सारे आंसर को चेक करते होंगे, वो एक लाइन को पढ़ते होंगे। ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग लाइन को रीड करेंगे, हाँ जी रीड करते हुए जा रहे हैं, सेकंड लाइन रीड किया, उसके बाद वो क्या करते हैं, अच्छा देख लेते हैं, अच्छा इस लाइन में यही सेम चीज है, उसको चीजें समझ में आ रही है, खत्म, वो आंसर पढ़ना छोड़ देते हैं आगे, वो पूरा नहीं पढ़ते। इसलिए आपको क्या करना है, जो आपके पूरे आंसर में इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, की वर्ड्स है, आपको सिंपल उनको हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट्स के लिए आप पेंसिल का यूज कीजिए, क्योंकि ब्लू पेन के अलावा आपको कोई और पेन यूज नहीं करना आंसर लिखने के लिए, आपको ओनली ब्लू पेन का यूज करना है। आप सिंपल इस तरीके से इसको हाईलाइट कर दीजिए
जो मेन कीवर्ड्स है। अब जैसे टीचर्स के सामने आपका आंसर शीट आएगा, आंसर वो चेक करेंगे तो देखेंगे अच्छा इस कीवर्ड्स के अंदर ये है, इसके अंदर ये है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड अगर आपने कीवर्ड्स लिखा हुआ है और उसी को आपने हाईलाइट कर दिया है तो टीचर सिंपल इन्हीं हाईलाइट्स वाले वर्ड्स को देखकर आपके आंसर को चेक करके आपको सिंपल मार्क्स दे देंगे। इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। एंड एक गलती और करते हैं स्टूडेंट्स, वो कटपिट बहुत करते हैं यार। कटपिट आपको नहीं करना, बचना है आपको। लेकिन गलती हो भी गई तो आपको आंसर को इस तरीके से एक लाइन से काट देना है। ऐसा नहीं कि इसको इस तरीके से काट दो कि टीचर को लगे यार क्या कर दिया, पूरा कचरा नहीं करना आपको। एक लाइन में उसको काट दीजिए। जैसे मान लो आपने एक लाइन लिखा, आपको लगता है कि नहीं यार मैंने ये वर्ड गलत लिख दिया, तो एक लाइन में सिंपल इसको काट दीजिए। ज्यादा कटपिट नहीं करना, इससे टीचर्स को बहुत ज्यादा खराब लगता है ये, पर टीचर को इरिटेशन होता है क्या इसने कचरा फैला दिया है, आंसर की यहाँ भी गलती कर रखा है, यहाँ भी गलती कर रखा है। ज्यादा कटपिट बिल्कुल भी नहीं करना। गलती होती है तो एक लाइन में सिंपल इसको काट दीजिए, फिर आंसर को आप आगे लिख सकते हैं। लेकिन जब आपको आंसर आता ही नहीं है तो आप आंसर को कैसे लिखोगे? इस कंडीशन में आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसका ध्यान रखना। मान लो आपने इस क्वेश्चन को रीड किया और रीड करने के बाद आपको लगा कि इस क्वेश्चन में मुझे बिल्कुल ही नहीं आता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको पहले सोचना है कि ये टॉपिक इस चैप्टर से आया हुआ है और इस चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा हुआ है, जरूरी नहीं कि आपको उस टाइम वो याद आ रहा हो। सोचिए, 10 सेकंड दीजिए, 20 सेकंड दीजिए, लेकिन थोड़ा सा सोचिए। ना लिख कर आना या छोड़ कर आने से अच्छा है थोड़ा सा टाइम देके सोच लेना। सोचने से उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीजें आपको याद आएगी। अगर उस चैप्टर की स्टोरी को, कॉन्सेप्ट को समझ कर जा रहे हो, जरूर याद आएगी। थोड़ा बहुत भी अगर याद आ गया और कुछ लाइंस इन क्वेश्चन से उठाकर आप स्टार्टिंग में लिख दो। स्टार्टिंग की लाइंस क्वेश्चन से रिलेटेड हो और एंड की लाइंस आपके क्वेश्चन के रिलेटेड हो और बीच में आप कुछ भी लिख दो, लेकिन स्टार्टिंग और एंड की लाइंस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, इसका ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें ये तरीका अपनाना, पास हो जाओगे। लेकिन कोशिश ये करना कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता हो, तभी आप चीजों को बनाकर लिख पाओगे अपने वर्ड्स में। बुक्स की लैंग्वेज में हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्टूडेंट्स कोशिश तो करें अपनी लैंग्वेज में लिखने का, छोड़ कर आने से अच्छा कुछ लिख कर आ जाए, क्योंकि टीचर्स भी नहीं चाहते हम स्टूडेंट्स को फेल करें। अगर कुछ भी लिखा है वहां पे आपको आधे नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे, लेकिन देंगे जरूर। मान लो ये ब्लैंक छोड़ कर आ गया आप, तो यहाँ पर टीचर्स आपको कहाँ मार्क्स देंगे? कोई आपने जरिया छोड़ा ही नहीं है मार्क्स देने के लिए, इसलिए कुछ ना कुछ लिखकर आ जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर जो मेरी हैंड राइटिंग है ये बहुत गंदी है, मैं करूँ तो करूँ क्या? अब इतने साल से पढ़ाई नहीं करी, लिखने की हैबिट छूट गई है, राइटिंग गंदी हो गई है, अब अपनी राइटिंग को इंप्रूव कर भी रहा हूँ तो हो भी नहीं रही है। देखिए जो आंसर शीट को चेक करते हैं उनसे मैंने पूछा, उन्होंने यही कहा कि जिसकी राइटिंग गंदी है कोई बात नहीं, लेकिन वो रीडेबल होनी चाहिए। अगर राइटिंग पढ़ने लायक है, टीचर्स एक एक लाइन को रीड कर सकता है, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन वो पढ़ने लायक है ही नहीं, आपने इस तरीके से आंसर लिख दिया, टीचर्स को समझ में नहीं आ रहा, तो टीचर्स आपके आंसर को कट कर देगा और वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाएगा। तो आपको आंसर को रीडेबल बनाना है। जैसे आपने एक पॉइंट लिखा, उसके बाद एक लाइन का स्पेस दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखिए। क्या जरूरी है इस तरीके से पैराग्राफ भर दो, ना लाइनिंग दो, ना गैपिंग करो। इसमें क्या होता है, खिचपिच हो जाती है। टीचर्स को लगता है कि बच्चे ने ऐसे कुछ भी भर दिया, तो वो मार्क्स काट लेते हैं आपके। फिर आप कहते हो कि मार्क्स कम आ गए। भाई मार्क्स कम आएंगे ना, क्योंकि आप वो तरीका फॉलो नहीं कर रहे हो जो टीचर्स कहते हैं। इसलिए जो मैंने आपको बताया है, आपको इनका ध्यान रखना है। जब टीचर्स आपके आंसर शीट को चेक करेंगे तो वो इंप्रेस हो जाएंगे और आपके भर के मार्क्स आएंगे। जितने मार्क्स के लिए आप डिजर्व करते हो उतने मार्क्स तो जरूर आएंगे। तो इन चीजों का आपका ध्यान रखना है। बाकी एग्जाम्स में जब आप जाओगे तो कुछ तो आना चाहिए। इसके लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर बनाया है, जिसको हम क्वेश्चन बैंक कहते हैं। इसके लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। पर इसमें बताए गए टॉप 100 क्वेश्चंस विद आंसर के साथ जो दिए गए, आप एक बार उनको रीड कर लीजिए। क्लास 10th या 12th में आप ऑल सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है, लिंक पे क्लिक कीजिए। जिस सब्जेक्ट का आपको चाहिए उस पर क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आएंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन वो इनडायरेक्ट आता है, आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, तो यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। अगर उस पूरे क्वेश्चन में अगर आपको एक भी वर्ड ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो इस चैप्टर से आया है, अच्छा ये तो उसी चैप्टर से आया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो आपने पढ़ा हुआ है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पूरा लिख देना है। बाकी जैसे आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ वैसे ही मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में आपको समझाता हूँ। आप चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हो, आप इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। बूस्टर में रिकॉर्डेड और प्रीमियम में लाइव क्लासेस होती है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप क्लासेस को अभी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि टाइम रहते हुए हम आपकी प्रिपरेशन करवा दें और आपको आपके एग्जाम में गारंटेड पास करवा दें। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।